प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा है कि आप इस वीडियो को लगातार देखेंगे। मैं प्रयाग सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज आपको हम कक्षा 9 भूगोल पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसे समझाएंगे। इस मुख्य भौगोलिक स्वरूप का वितरण है यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा भाग हमने किया है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इन भागों के अंतर्गत आज हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो हम पहला भाग है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। बच्चों, भारत के उत्तर में फैला हुआ हिमालय भूगर्भीय रूप से ये क्या है, युवा है और निर्माण की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये बलित पर्वत श्रृंखला क्या है कि इसमें इस तरह से ये जगह जगह ये बलय पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको बलित पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि इस भाग के अंतर्गत ये पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसमें सिंधु नदी से प्रारंभ होकर के ये भाग जो है ये पूर्व में अरुणाचल तक चला गया है। इसमें हमारी जो नदी है वो इस नदी के अंतर्गत पाया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र तक पाया जाता है। इस भाग की औसत लंबाई जो है ये 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर, इसको 2400 किलोमीटर कहते हैं। और चौड़ाई इसकी पश्चिम में 400 किलोमीटर है और ये अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। इस भाग का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस भाग में सबसे ऊंची श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और ये भाग भारत और चीन के बीच एक अवैध श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। इसकी ऊंची पर्वत श्रेणियां पूरे वर्ष हिम से आच्छादित रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए बच्चों हमने इसे 3 भागों में बांटा है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है ये महान हिमालय या हिमाद्री। ये महान हिमालय या हिमाद्री आप देखेंगे यहाँ से लेकर के कश्मीर से पूर्ण रूप से जाकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। आप देखेंगे कि इस भाग में क्या है कि ये पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक ऊंची है और इस भाग को इसलिए महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस भाग में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। इस भाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अगर कोई भी शिखर आप देखेंगे इसमें से 6000 मीटर से कोई भी कम नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि इसका भारत का विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसी तरह से हम देखेंगे विश्व की दूसरी चोटी K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, भारत में ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ इसका नाम है कंचनजंगा। इसकी हाइट 8598 मीटर है। इसके अलावा इस पर्वत चोटी में अन्य शिखरों में
यहाँ मकालू जो है 8,481 मीटर है, और फिर इसके बाद धौलागिरी 8,172 मीटर है, और नांगा पर्वत इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। इसके बाद अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,078 मीटर है। ये नंदा देवी शिखर है, ये उत्तरांचल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। इसके बाद अगली चोटी कामिद भी यहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,156 मीटर है। ये अरुणाचल की चोटी नमचा बरवा, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। मेरे बच्चों, इस भाग में सबसे अधिक ऊंचाई की ये पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 95 है, सबका वर्णन करना संभव नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने कुछ चोटियों का वर्णन आपको बताया। इतना ही। इसके बाद इस भाग की पर्वतीय चोटियों को पार करने के लिए यहाँ दर्रे पाए जाते हैं। ये दर्रे क्या होते हैं, जरा ये समझिए। दर्रे जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक मार्ग होते हैं। प्रकृति ने उनको बनाया है, किसी ने बनाया नहीं, स्वतः वे मार्ग बने हुए हैं। इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख दर्रों की चर्चा आपसे करते हैं। ये दर्रा है हमारा काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित है। इस दर्रे से चीन के लिए सड़क बनाई गई है। इसके बाद दूसरा दर्रा ये हमारा जोजिला दर्रा है, ये कश्मीर में स्थित है। यहाँ से श्रीनगर से लेह और कारगिल के लिए सड़क जाती है। इसके बाद अगला दर्रा हमारा है ये शिवकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। शिमला से लेकर के ये तिब्बत के लिए मार्ग यहीं से जाता है। भारत और चीन का व्यापार अधिकतर इसी मार्ग से होता है। इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी श्रृंखला में दूसरी हमारी चोटी है हिमाचल या निम्न हिमालय। इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इन कई नामों से इसे जाना जाता है। ये भाग यहाँ से लेकर के ये पूरा लंबा काफ़ी श्रेणियों में फैला हुआ है। इस भाग का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी शैलें यहाँ पाई जाती हैं। इस भाग की औसत ऊंचाई 3,700 मीटर से लेकर के 4,500 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इस भाग में कश्मीर की ये पीर पंजाल श्रेणियाँ और ये धौलागिरी और महाभारत, ये कुछ श्रेणियाँ भी सम्मिलित हैं। ये भाग कश्मीर की घाटी इस भाग में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ हिमाचल में ये स्थित हैं। ये भाग पर्यटन की दृष्टि से बच्चों विशेष महत्व रखता है। जिन दिनों हमारे भारत में उत्तरी भारत गर्म होता है और लू भरी आंधियाँ चलती हैं, उन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों के जो नगर होते हैं वे सबसे अधिक क्या होते हैं, वे नगर बहुत ठंडे होते हैं। उन ठंडे नगरों में प्रमुख नगर हैं चक्राता, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। ये ऐसे नगर हैं जो बड़े ठंडक प्रदान करते हैं। धनी लोग यहाँ से बड़ी मात्रा में इनमें निवास करने के लिए चले जाते हैं और ग्रीष्म काल में ये बड़ा उसका आनंद लेते हैं। और ग्रीष्म काल में आनंद के साथ साथ वहाँ की प्राकृतिक दृश्य को देख करके अपने मन को बहुत संतुष्ट करते हैं। बच्चों, आप में से भी बहुत बच्चे इस भाग में इन स्थलों के दर्शन करने के लिए अवश्य गए होंगे। पर्वतीय क्षेत्र बड़े रमणीक होते हैं, वहाँ पर बड़ी सुख और शांति होती है। इसलिए लोग जो हैं वहाँ के मौसम का बड़ा अच्छा आनंद उठाते हैं। इसी श्रृंखला में
तीसरी श्रेणी हमारी ये है शिवालिक श्रेणी या बाई हिमालय। ये बिल्कुल मैदान के स्तर को मिलने वाला भाग है। इस भाग में की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और इसका इस भाग में की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इस भाग में जो है क्या है कि ये उपजाऊ घाटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इस भाग को के पूर्वी भाग में इनको द्वार कहते हैं, पश्चिमी भाग में दून कहते हैं। इसका पश्चिम भाग दून कहलाता है। दून का अर्थ होता है घाटी, और उस घाटी में बड़ी मात्रा में क्या होता है कि वहाँ बड़ी उपजाऊ घाटियाँ होती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के घर होते हैं। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस प्रकार सबके पीछे दून लगा हुआ। दून का मतलब है ये घाटियाँ हैं, और ये घाटियाँ बड़ी ही उपजाऊ हैं और बड़ी आनंदवर्धक हैं। इसमें लोग बड़ी मात्रा में जाते हैं, यहाँ बड़ी मात्रा में कृषि फसलें होती हैं। द्वार, हरिद्वार का नाम आपने सुना होगा। बच्चों प्रायः लोग कह देते हैं कि भैया छोड़ो घर द्वार और पहुँचो कहाँ, हरिद्वार पहुँचो। इस तरह की वो चर्चा करते हैं। हरिद्वार क्यों पहुँचो? क्योंकि हरिद्वार जो है एक मुक्ति का द्वार है। वहाँ लोगों की आस्था है कि वहाँ हरिद्वार में स्नान करने से हमारे सब पाप दूर हो जाएंगे, इसलिए लोग हरिद्वार में चले जाते हैं। तो ये था आपका पूरा पर्वत श्रृंखला, यानी तीनों हिमालय थे, ये मैंने आपको बताया। इसी के दक्षिण में स्थित है हमारा उत्तरी मैदान। इस उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा के द्वारा विशेष रूप से हुआ है, इसलिए ये भाग बड़ा उपजाऊ है। इस भाग की लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल, इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस भाग में बड़ी मात्रा में उपजाऊ धरातल होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, और बड़ी मात्रा में यहाँ क्या मिलते हैं कि इसमें जल की सुविधा अधिक है। इन सब सुविधाओं के कारण इस भाग में कृषि अधिक मात्रा में होती है, अनाज का उत्पादन बहुत अधिक होता है। फिर बच्चों इसलिए इसे कहते हैं अनाज का कटोरा। अनाज का कटोरा मतलब अनाज बहुत अधिक पैदा होता है, और भारत की अधिकांश जनसंख्या इस भाग में निवास करती है। अब आप देखेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये पंजाब का मैदान। ये पंजाब का मैदान इसमें देखेंगे, ये पंजाब जो है 5 नदियों के दोआब से मिलकर बना है पंजाब। आप समझ लीजिए कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो पंजाब है ये पंज आब, 2 आब आपने नाम सुना है, 2 आब, 2 प्लस आब। ये आब क्या है? आब मीन्स होता है जल, यानी 2 नदियों के बीच का जल। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये भाग गंगा और यमुना के बीच का एक दोआब है। इसी तरह से इस सतलज नदी की सहायक नदियाँ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन सब नदियों के दोआब ने इस भाग को बनाया है, इसलिए ये पंजाब। पंज देखिए, पंज और जमा आब, यानी 5 नदियों का ये आब है, 5 नदियों का जल है, इसलिए 5 नदियों के जल के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा है पंजाब, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। ये जान लीजिए, ये पंजाब क्षेत्र जो है विशेष रूप से आप देखेंगे कि यहाँ इस भाग में पंजाब आता है। पंजाब के साथ साथ आप देखेंगे इसमें राजस्थान आता है, और यहाँ इसमें कुछ गुजरात का हिस्सा भी सम्मिलित किया गया है। ये बड़ा उपजाऊ मैदान है। दूसरा भाग हमारा गंगा का मैदान है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, जिसमें यमुना है, घाघरा है, तिस्सा है, इसने बनाया है। इसमें इसके अंतर्गत यहाँ आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये देखेंगे ये उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा का क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया। इधर ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी विशेष रूप से कहाँ बहती है? ये विशेष रूप से ये असम में बहती है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये तो इसका दूसरी रचना की दृष्टि से इसी विशाल मैदान को हमने 4 भौतिक भागों में और डिवाइड किया है। पहला इसका भावर। भावर क्या है, इसे बच्चों समझिए कि भावर क्या होता है कि जब हिमालय क्षेत्र होता है, एक हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र से क्या है कि ये हिमालय का ये क्षेत्र है और हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ आगे की ओर बहती हैं और बहने के बाद ये नदी क्या करती है कि आगे जाकर के शिवालिक ढाल पर 8 से लेकर के ये कुल मिलाकर के 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती हैं। ये गुटिका क्या होता है? ये गुटिका जो है कंकड़, पत्थर, रोड़ी, बहुत ढेर सारे तत्व होते हैं जो सब इसमें मिले होते हैं और उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये इस भावर के बाद फिर तराई का जो मैदान होता है कि भावर में जो लुप्त नदियाँ होती हैं, भावर के दक्षिण में ये स्थान जो है इसको तराई कहते हैं, भावर के दक्षिण में स्थित है। इसमें क्या होता है कि इस भावर की जो लुप्त नदियाँ हुई थी उसके कंकड़ पत्थर के ऊपर से वो जल धीरे धीरे नम क्या हुआ, आगे निकल करके ये सामने आ गया और निकलने के बाद इस भाग को उसने नम और क्या कर दिया, तर कर दिया। इसलिए इस भाग का नाम क्या रखा गया? तराई। इसलिए हम इसको तराई कहते हैं। आज़ादी के बाद देश में जब बसाव की बात आई तो अनेक जीव जंतु और वनों को वहाँ से काटा गया, जीव जंतुओं का आसरा छीना गया और बड़ी मात्रा में यहाँ बसाव का काम किया गया। अगला इसका भाग है बांगर। बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान होते हैं जो बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। ये कम उपजाऊ होते हैं। खादर के मैदान क्या होते हैं? ये खादर के मैदान विशेष रूप से जो खादर के मैदान है, ये खादर के मैदान नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान हैं जिसमें बाढ़ के मैदानों में ये स्थित होते हैं और प्रतिवर्ष नदियाँ नए जलोढ़ के द्वारा इसका नवीनीकरण करती रहती हैं। तो प्रिय बच्चों, ये दूसरा भाग था हमारा उत्तरी विशाल मैदान। अब हम तीसरे भाग में चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये विशेष रूप से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ देखिए आप, ये मैंने डॉट किया है इसको और इस तरह से ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार बहुत लंबी एरिया में फैला हुआ है। इस प्रायद्वीप का निर्माण आग्नेय और कायांतरित शैलों से हुआ है। गोंडवाना लैंड की भूमि के टूटने के बाद इस भाग में और उसके प्रवाह के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये मैदान ये पूर्ण रूप से प्रायद्वीपीय पठार क्या है, ये सबसे प्राचीन है। आगे आप देखेंगे कि इस मैदान में बड़ी मात्रा में क्या हुआ है कि इसको जो है छिछली घाटियाँ और इसमें गोल पहाड़ी पठारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इस भाग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है 2 भागों में डिवाइड है। इसको देखेंगे आप, प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ देखेंगे कि ये मध्य उच्च भूमि, पहला इसका है मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग है इसका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। आइए हम इन दोनों भागों को क्रम से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग, जो ये प्रायद्वीप पठार इसका वो भाग जो मालवा के पठार पर फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये उत्तर पश्चिम में ये अरावली की श्रेणियाँ स्थित हैं और इसके पूर्व में यहाँ देखेंगे चंबल, बेतवा, केन।
जो नदियां हैं इसके पूर्वी विस्तार हैं और इसके स्थानीय पूर्वी जो विस्तार है उसके अंतर्गत बघेलखंड और बुंदेलखंड आते हैं। बच्चों, आपने बुंदेलखंड ये वही है जहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्योंकि वो कहानी हमने, ये बुंदेलखंड के बुंदेल जो लोग होते थे वे हरबोले होते थे। वे क्या थे? चाण कवि और भाट थे। तो इनकी कविताओं को ये बुंदेलखंड ये पिछड़ा हुआ है, ऐसा पठारी क्षेत्र है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूरा, और ये इधर देखेंगे तो ये इसका शीर्ष उत्तर, इसका आधार उत्तर में है और शीर्ष इसका दक्षिण में है। तो इस तरह से सतपुड़ा पर्वत, इसका आधार नर्मदा नदी के दक्षिण में ये स्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं, महादेव, कैमूर और मैग्रोव की पहाड़ियाँ इसकी पूर्वी सीमा बनाती हैं। इसके तटवर्तीय भाग को दो इसके तट हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी तट को हम क्या करते हैं, ये पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट माला के अंतर्गत आता है और पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट माला के अंतर्गत आता है। पश्चिमी घाट को ये सतत फैला हुआ है, समुद्र तटीय मैदान के देखिए किनारे किनारे पूरा ये भाग फैला हुआ है। इसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, तीन दर्रों ने इसे विशेष रूप से काटा है। ये मुंबई से लेकर के थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम करता है। ये नासिक है, नासिक और ये मुंबई है, इसको जोड़ने का ये थाल घाट से काम करता है। और ये जो भोर घाट है, भोर घाट दर्रे से ये पूना को जोड़ने का काम करता है। इधर ये पाल घाट है, इस पाल घाट को जो है ये कोचीन से लेकर के ये कोयम्बटूर तक जोड़ने का इसको काम किया गया है। इस पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैलाव है वो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ती जाती है। इधर आप देखेंगे कि उत्तर में इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है, लेकिन दक्षिण की ओर ये यहाँ देखेंगे कि इधर कन्याकुमारी के पास यहाँ सबसे ऊंचा इसका ऊंचा शिखर है अनाईमुडी। अनाईमुडी इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरा इसी का शिखर है दोदा बेटा, ये नीलगिरी पर्वत के पास स्थित है। तो आप देखें इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। इस तरह अब देखते हैं हम पूर्वी घाट श्रृंखला। पूर्वी घाट श्रृंखला यहाँ महानदी से लेकर के यहाँ नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है, लेकिन ये पर्वत घाट जो है ये पश्चिम की तरह से पूर्ण रूप से लगातार नहीं है। जगह जगह इन नदियों के डेल्टाओं ने इसे काट दिया है। आप देखेंगे इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस भाग की कुछ विशेषता है। मुख्य विशेषता यह है कि ये दक्षिण का पठार जो है मूल रूप से ये काली मिट्टी इसमें पाई जाती है जिसे दक्षिण का ट्रैप कहते हैं। यहाँ सबसे अधिक इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है, इसलिए इस भाग में आग्नेय चट्टानें विशेष रूप से पाई जाती हैं और इस भाग में काली मिट्टी की प्रधानता के कारण इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम चलते हैं आपको लेकर के, अगला हमारा भाग है समुद्र तटीय मैदान। जो समुद्र तटीय भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल यहाँ ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में धूल से बने बालू के टिब्बे, ये भाग जो है मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका मरुस्थलीय विस्तार विशेष रूप से तो इसका राजस्थान में है, लेकिन आंशिक रूप से ये पंजाब में भी पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, और इसका हरियाणा में पाया जाता है और गुजरात में भी आंशिक रूप से है, लेकिन अधिकांश भाग इसका पाकिस्तान में पाया जाता है। सिंध प्रांत इसका विशेष रूप से ये भाग है। इस भाग में जो वर्षा है
वो 150 मिलीमीटर होती है। इसलिए इसकी स्थानीय जो नदियां हैं वे बड़ी मात्रा में क्या करती हैं कि जल तो प्रदान वर्षा ऋतु में करती हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है वैसे ही ये पुनः अपने सूख जाती हैं। और इस नदी में एक सिर्फ लूनी एक ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष जल प्रदान करती है, लेकिन वो भी आगे यहाँ जा कर के कक्ष कारण में सूख जाती है। इस क्षेत्र की नदियों का दुर्भाग्य है कि किसी भी नदी को पूर्ण रूप से सागर में गिरने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। आप देखेंगे इसके बाद यहाँ इसमें बालू के टिब्बे पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं बरखान। बरखान क्या होते हैं? ये बरखान जो है इस तरह से गोल इस तरह के ये इस तरह से फैले हुए ये जगह जगह ये मैदान है और इसमें यूँ लगे रहते हैं, तो ये टिब्बे कहलाते हैं। इनको ये बालू के टिब्बे हैं, बड़ी मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये रेत के मैदान के अर्धचंद्राकार ये टिब्बे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान जो है कच्छ कारण से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है, पूर्वी तटवर्तीय मैदान और पश्चिमी तटवर्तीय मैदान। ये पश्चिमी तटवर्तीय जो मैदान है इसको अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसका उत्तरी भाग कहलाता है कोंकण, जो मुंबई से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है। दूसरा भाग इसका मध्यवर्ती मैदान है जो गोवा से लेकर के यहाँ मंगलौर तक फैला हुआ है। इसके बाद इसका दक्षिण में जो मालाबार तट है, ये मालाबार तट या मालाबार का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें ये 500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ये कन्याकुमारी तक है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक। इस भाग में धान का उत्पादन, गेहूँ चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ बड़ी मात्रा में ताड़ के वृक्ष भी मिलते हैं और अन्य खाद्य सुविधाओं से ये हरा भरा पट्टी बहुत ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग ये हमारा बंगाल की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को हम जो है उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं। इस मैदान में जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने डेल्टा बनाए हैं। ये डेल्टा बड़े उपजाऊ होते हैं, यहाँ कृषि बड़ी मात्रा में की जाती है। ये फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यहाँ धान और नारियल की फसल सबसे अधिक होती है। इसके बाद अब हमारा अंतिम भाग है द्वीप समूह। ये द्वीप समूह जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरे अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के जो द्वीप हैं, ये अरब सागर के जो द्वीप आप देख रहे हैं ये अरब सागर में स्थित हैं। इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे प्रवालों से मिलकर के बना है। यहाँ पहले ये मिनिकॉय, अमीनी और लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे तीन द्वीप थे। इन तीन द्वीपों को भारत सरकार ने 1973 में इनका नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया। इस भाग की राजधानी कवरत्ती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इस भाग में पादप और जंतुओं में भिन्नता बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर जो है पिटिकाय जो द्वीप है जनशून्य है, लेकिन वहाँ जीव आरक्षित केंद्र स्थापित किया गया है। ये भाग पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसके बाद देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इसमें 204 द्वीप हैं, जबकि इसमें अरब सागर में 43 द्वीप थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप, जिसका नाम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे हमने दो भागों में ही डिवाइड किया है। वैसे इसके भाग तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमने उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ निमंजित शिखरों की श्रेणियाँ हैं, जो उसके पर्वत टूट गए उनके शिखर खड़े हैं, ये पाई जाती हैं। यहाँ पादप और जंतुओं में विशेष भिन्नता मिलती है
और ये भाग सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस भाग की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसका दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पाया जाता है। आप देखेंगे कि ये क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।